नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव होंगे। प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी पूरे प्लान के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी कार्यालय और सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। कांग्रेस इस मामले में जरूर पिछड़ती नजर आ रही है। दमोह उपचुनाव से मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस में चाह रही है कि उपचुनाव भी दमोह के फार्मूले पर जीत लेंगे, लेकिन बीजेपी जिस तरह अलर्ट दिखाई दे रही है उससे साफ है कि वो कांग्रेस को इस बार कोई मौका नहीं देना चाहती। अटेंशन में आज हम ये सब चर्चाओं पर करेंगे विषय पर, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी समर शुरू होने वाला है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इस बार प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा ने मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। इन चारों सीटों को प्राथमिकता पर रखकर व्यूह रचना शुरू हो गई है। सत्ता और संगठन मिलकर इस मिशन को फतह करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। विधायक मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसके साथ ही पार्टी अपने संगठन का चेहरा संवारने में भी जुट गई है। यहाँ तक कि प्रवक्ताओं को भी तैयार किया जा रहा है। बीजेपी का प्लान है कि विपक्ष यानी कांग्रेस को हर मोर्चे पर जवाब दिया जाए। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में खुद सीएम शिवराज ने नए मीडिया प्रवक्ताओं और प्रभारियों को सियासत के गुर सिखाए। साथ ही विपक्ष के षड्यंत्रों का मजबूती से सामना करने का मंत्र भी दिया। वहीं शनिवार को भी सीएम हाउस में उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें मंत्री विधायकों के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही उपचुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे। इनके अलावा उपचुनाव के क्षेत्र के जिलों के पदाधिकारी भी बैठक में बुलाए गए। सुहास भगत, रमेश मेंदोला, मोहन यादव भी बैठक में शामिल हुए। बैठक सकारात्मक और रही, योजना बनाई जा रही है। कोई भी लड़ाई गंभीरता से ली जाके और चुनौती को हम चुनौती मानेंगे। चुनौती है सर, मान रहे हैं क्या? ये चुनौती काहे की चुनौती है? पूरे मध्य प्रदेश और देश में अभी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती, पर कोई भी चीज़ गंभीरता से हम लें, मतलब इसको हम सस्ते में नहीं, कोई भी चुनौती को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। चेहरा सर, टिकट वगैरह कब टिकट? ये निर्णय हमारी हाईकमान का है। ये निर्णय उनका करेंगे। हम लोग तो एक हमारी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी मिल रही है उस पर काम करना है हमको। सूत्रों की माने तो बैठक में खंडवा लोकसभा, रैगांव, पृथ्वीपुर और जोवट को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी पहले ही इन चारों स्थानों के लिए मंत्रियों सहित तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंप चुकी है, लेकिन इनमें से ज्यादातर अलग अलग कारणों से वहां गए नहीं हैं। फिलहाल खंडवा लोकसभा सीट पर पैंच फंस रहा है। यहां से दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्ष चौहान ने दावा कर दिया है और माना जा रहा है कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अर्चना चिटनीस यहां से जोर आजमाइश में लगी हैं और चाह रही हैं कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव वे लड़ें। वहीं वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे के दौरे बता रहे हैं कि वे भी इस सीट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर स्थानीय का मुद्दा उठता है तो चौहान या चिटनीस में किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी 2 नामों पर चर्चा हो रही है। जोवट सीट पर बीजेपी नागर सिंह को मैदान में उतार सकती है। पृथ्वीपुर सीट पर टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी अपनी पत्नी लक्ष्मी गिरी के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी पिछला चुनाव सपा से लड़ चुके डॉक्टर शिशुपाल सिंह पर दांव लगा सकती है। मगर सूत्रों की माने तो यहाँ से पार्टी ने यदि कोई ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा तो उसकी जीत की संभावना बढ़ सकती है। वहीं इसी बीच अगर कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस दमोह उपचुनाव में जीत का फॉर्मूला अपना सकती है। भाजपा सदैव चुनावी मोड में रहती है। उसको ना तो जनहित का कोई ध्यान रहता है, ना ही जनता की उम्मीदों का, इच्छाओं का कोई ध्यान रहता है। क्योंकि आप देखें, हम सबको मालूम है कोरोना जैसी त्रासदी से हम लोग गुजर रहे हैं और लाखों लोग जिसमें मारे जा चुके हैं, करोड़ों संक्रमित हो चुके हैं। मतलब तीसरी लहर से निपटने की कहीं कोई तैयारी नहीं। फिर एकदम जैसे ही लहर आएगी तो उसके बाद फिर आपाधापी मचेगी और उसको जनता के हितों का तनिक भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, वो चुनाव की चर्चा करेंगे। कुछ चुनाव जीतने लड़ना ही उनका लक्ष्य है, जन सेवा उनका कोई लक्ष्य ही नहीं।
तो बीजेपी ने तो कमर कस ली है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में फिलहाल पिछड़ती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस बीजेपी की काट कैसे खोजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि क्या वाकई में जो दमोह फार्मूला की बात कांग्रेस कर रही है कि दमोह फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगे, दमोह फार्मूले पर हम बीजेपी को हरा देंगे, तो ये ऐसा कौन सा फार्मूला जिससे बीजेपी इतनी हड़बड़ी में दिख रही है कि हर तीसरे दिन एक बैठक होती है, कभी प्रभारी मंत्रियों के साथ, कभी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी उनके साथ, कभी संगठन के बाकी लोगों के साथ? नहीं, दमोह फार्मूला क्या था ये तो कांग्रेस को मालूम होगा। ना तो कभी मीडिया के सामने आया और ना ही कभी जो है सार्वजनिक रूप से कभी उन्होंने ये कहा था विधानसभा चुनाव के समय कि हम जो है छिंदवाड़ा पैटर्न पर विकास करेंगे। तो ऐसे ही अब एक नया शब्द खोज लिया है, क्योंकि वहां तो उस समय दो बातें साफ थी कि कोरोना का कहर था, कहर से लोगों में नाराजगी थी, जो घटनाएं हो रही थी उससे निराशा भी थी सरकार के प्रति और नाराजगी थी, उसका प्रतिफल मिल गया। दूसरा जो कैंडिडेट था वो एक आया दल बदलू कैंडिडेट की बनिस्बत लोगों के अंदर ज्यादा लोकप्रिय था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोरोना का इतना बड़ा प्रभाव है, लोगों में जख्म है या कोई ऐसी स्थिति है। सब लेकिन सरकार की गतिविधियों से लोगों के दिमाग में कुछ परिवर्तन हुआ है। अभी 2 महीने पहले तक तो लोगों ने देखा ये दूसरी लहर जितनी भयावह थी, जिस प्रकार मौतें हुई हैं और जिस प्रकार से तमाम सारे राज्य सरकारों ने, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, जिसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। ऐसे तमाम सारे कारण यहाँ भी, और एक महंगाई बड़ा कारण है, क्योंकि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दाल, सब्जी, चावल। देखिए, महंगाई निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बारे में जो है कांग्रेस को ये करना पड़ेगा कि वो जनता को बताए कि महंगाई से उसको जो नुकसान हो रहा है उसका कोई मतलब है। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से या केंद्र की सरकार की तरफ से या राज्य की सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि जो अतिरिक्त राशि हमें प्राप्त हो रही है, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि कोरोना के समय कल कारखाने बंद थे तो सरकार के पास आमदनी नहीं हो रही थी, और उसमें केवल सरकारी संस्थानों के माध्यम से बिकने वाला पेट्रोल डीजल जो है उससे जो प्राप्त हो रहा था राजस्व, उससे ही हमने जो है डेवलपमेंट के काम किए हैं। डेवलपमेंट से मेरा आशय ये है कि कोरोना के अंदर मुफ्त दवाई दी गई है, बाकी और व्यवस्थाएं की गई है, वैक्सीन मुफ्त दी गई है और 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दिया गया है। अब इसके लिए पैसा तो लगेगा ही। बिल्कुल। तो सरकार ने ये समझाया है, मैं सहमत हूं या नहीं हूं ये एक विषय अलग है, लेकिन सरकार ने ये समझाने की कोशिश की कि हमने जो ये पैसा लिया है ये हमने फिजूल खर्ची नहीं करी, हमने केवल कोरोना से प्रभाव के निपटने के लिए हमने इसका उपयोग किया है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि भेड़ों का उन्होंने ऊन काटा, उसी का कंबल बना के भेड़ों को दे दिया? हमेशा यही होता है, क्योंकि इनके पास कोई नोट छापने का जो कार्यक्रम होता है ना, वो उसकी एवज में इनको सोना चाहिए पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं बनता काम कि आप जो है हमेशा भेड़ से जो है ऊन ली जाती है और उसी को दी जाती है। मैंने तो एक बार मनोज जी एक जबरदस्त टिप्पणी करी थी कि झुग्गियों के सामने शराब की दुकान खोल दी जाती है, सरकार मुआवजा देती है और वो दारू की दुकान पे दे जाता है और दारू वाला के सरकार को वापस दे देता है। और अब तो श्योपुर विधायक बाबू सिंह चंडेल ने भी कहा है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों को, वो उनके खाते में दिया जाए या किसी सामग्री के रूप में, वरना वो शराब पी जाएंगे। हाँ, ये तो है ना। तो ये तो कई बार बातें आ रही है कि लोग जो है सरकार से अपेक्षाएं तो रखते हैं, लेकिन फिर उसका सदुपयोग कितना होता है और कितना नहीं होता, महिलाएं परेशान होती हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जी ब्रजेश जी, महिलाएं तो परेशान हो रही, लेकिन बीजेपी की इस परेशानी के पीछे और भी कोई कारण नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है, कांग्रेस के बारे में कि वो कोई चुनौती नहीं है, वो कोई मैदान में नहीं है, लगातार बैठकें हो रही हैं, जिस प्रकार से बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, तो फिर डर किस बात का है या इसके पीछे मंशा क्या है कि हार से सबक ले लिया है? मनोज जी, अति
आत्मविश्वास भी एक बड़ी समस्या होती। आप यदि कहो कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, तो हम दमोह में देख चुके हैं, 2 दलीय व्यवस्था है यहाँ, और कांग्रेस विपक्ष में भी संख्या में बड़ी पर्याप्त मात्रा में है। तो चुनौती तो कांग्रेस रहेगी मध्य प्रदेश में, तो खास तौर पर जब भी चुनाव होंगे चुनौती कांग्रेस ही होगी, और दोनों ही दलों में टकराव होगा, दोनों ही दल आमने सामने होंगे। तीसरे दल की कोई व्यवस्था है नहीं मध्य प्रदेश में, और सफल भी नहीं हुई। बिल्कुल, जब कोशिश हुई, इक्का दुक्का जो भी उनमें व्यक्तिगत उनका प्रभाव ज्यादा है बजाय दल के। बिल्कुल। और रही बात मनोज जी दमोह मॉडल की, तो कांग्रेस भी मुझे लगता है कि जिस तरह से शर्मा जी बोल रहे हैं, दमोह मॉडल तो कुछ आया नहीं, लेकिन जो कांग्रेस जो भाजपा को जो वहाँ से नुकसान उठाना पड़ा एक सीट का, उसकी बात भी जिस तरह शर्मा जी ने कहा है कि वहाँ लोगों में आक्रोश था कोरोना के दौरान, और यदि शर्मा जी ये कह रहे हैं कि लोगों को आक्रोश बता नहीं पा रही है, कांग्रेस को जाके बताना चाहिए, तो वो दमोह में भी नहीं बता पाई थी मनोज जी कोई आक्रोश है कोरोना को लेकर, लेकिन जनता में आक्रोश था और उसने सबक सिखाया था। लेकिन अभी वो सोशल मीडिया पर बता रहा है, रोज ट्वीट कर रहा है नियमित रूप से, ऐसा नहीं है। तो वो तो देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है उनकी। लेकिन मनोज जी जनता यदि आक्रोश है तो उसका गुस्सा जब मतदान केंद्र पर फूटता है, वो ऐसे जाहिर नहीं करते हैं कि सड़क पर आकर जनता कभी आपको उतरते हुए नहीं दिखी। राजनीतिक दल ही विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो दमोह में हमने जो देखा है कि जो लोगों का आक्रोश था, जो दल बदलू की जो बात थी और कोरोना की जो बात थी, और वहाँ पे जबरदस्ती चुनाव थोपा गया था, उसने अपना आक्रोश दिखाया, और कांग्रेस का कोई इसमें महत्वपूर्ण रोल नहीं रह गया। कांग्रेस यदि इस बात से खुश हो जाए कि दमोह मॉडल से हम बाकी के उपचुनाव जीत जाएंगे, तो उसके लिए भी ये अति आत्मविश्वास है, कोई मॉडल नहीं है दमोह का, ये लोगों की नाराजगी थी। और भाजपा इसलिए चिंतित है कि मनोज जी मुद्दा तो है, लोग महंगाई से परेशान है, तमाम तरह की चीज़ों से परेशान है, तो कोई दमोह में जो नुकसान उठाना पड़ा, भले ही चुनौती वो कांग्रेस को ना मानते हो, कांग्रेस को कोई ना जिताना चाहता हो, लेकिन गुस्सा जब आपका रहेगा तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो जब गुस्सा जाएगा तो किस पे तोड़ेंगे, नोटा पे तो जाएंगे नहीं तमाम। तो यदि भाजपा से यदि कोई गुस्सा होगा, सरकार से गुस्सा होगा, कोरोना काल की परिस्थितियों से यदि वो भुगतता होगा, उसमें नाराजगी होगी, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस को वोट देगा। तो इस बात की चिंता है, इसी कारण भाजपा जा रही है कि भाई बार बार कह रही कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, यदि हमने ज़्यादा टैक्स आपसे ले रहे हैं तो हम आपको ही लौटा रहे हैं। तो ये वजह है, चिंता की वजह है। चिंता इसलिए करना भी चाहिए सत्ताधारी दल के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है, उसको खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए भाजपा के पास है, जो सत्ता में है। यदि वो चारों उपचुनाव हार जाती है तो मनोज जी निश्चित तौर पर उसको चिंता करनी चाहिए। उसका एक फीडबैक आ जाएगा चारों जगह से, बिंद से आ जाएगा, मालवा से आ जाएगा, निमाड़ से आ जाएगा। तो ये चिंता की बात भाजपा के लिए ज़्यादा है, इसलिए वो चिंता उसकी दिख रही है, मिशन मूड में दिख रही है, वो चुनाव के दौरान आप बैठ के कर रही है। जी शर्मा जी, एक चिंता आपको नहीं लगता कि प्रत्याशी चयन को लेकर सर्वाधिक, और खासतौर से अगर खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि हर्षवर्धन जब शुरुआत में नंदू भैया के निधन के बाद जिस प्रकार शिवराज जी पहुंचे, और उनकी जो बातचीत से लगा कि शायद हर्षवर्धन जो कि नंदू भैया नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, उसको टिकट मिल जाएगा। अब अर्चना चिटनीस, कृष्ण मुरारी मोघे और स्थानीय स्तर पर भी 2-3 लोगों के नाम अब आगे चलने लगे हैं। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती की चेहरा कौन होगा? नहीं, एक दावेदारी केवल अर्चना चिटनीस की ऐसी है जिससे चिंता हो सकती है। बाकी कृष्णकुमारी मोघे हों या कोई अन्य हो, उनकी बहुत कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कृष्णकुमारी मोघे जी जो तरीका अपना रहे हैं वही तरीका वो संगठन महामंत्री थे तब उसको अनुशासनहीनता मानते थे। बिल्कुल भाई, जब संगठन तय करेगा उसके बाद ही कोई ने कृष्णकुमारी मोघे जी के समय पर यदि किसी ने बाहर आकर के दावेदारी पेश की हो तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जैसे प्रमाण है, और कृष्ण मुरारी मोघे जी खुद दावेदारी कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो आदमी खरगोन से सांसद रह चुका है, जो आदमी इंदौर से महापौर रह चुका है, और फिर वो खंडवा में भी टिकट चाहता है, तो ऐसी लालसा क्या है? ये अति महत्वाकांक्षा नहीं है क्या ये? तो ये तो सारे, ये तो तमाम सारे लोगों में हम देखते हैं, संगठन में आपकी इज्जत करते हैं लोग, तो ये चीज तो आपको क्षेत्रीय कार्य, ये चीज़ तो हम तमाम देखते हैं। अगर भोपाल की बात करें, आलोक शर्मा की विधायक का चुनाव वो हारे, इसके बाद महापौर रैली है, फिर सांसद का टिकट भी उनको चाहिए था, और अब फिर उनकी नज़र विधानसभा पे। हमने रामेश्वर के साथ भी देखा, ऐसा हमने बीडी शर्मा के लिए भी कह सकते हैं कि जो कि गोविंदपुरा से टिकट चाह रहे थे, बीजेपी के तमाम सारे नेता इकट्ठे हुए, टिकट नहीं लेने दिया, और वो खजुराहो से सांसद बन गए, और उन्हीं सब नेताओं के टिकट वो तय करेंगे 2023 में, जिन्होंने उनका टिकट कटवाने में भूमिका निभाई थी विधानसभा में। नहीं, देखिए, दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग है। विष्णु दत्त जी के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्हें संघ जो है वो स्थापित करना चाहता है, उन्हें आगे लाना चाहता है, उनके जो क्षमताएं हैं या उनके प्रचारक के रूप में जो उनकी भूमिका थी उसका उपयोग संगठन के में करना चाहते हैं। बिल्कुल। आलोक शर्मा जी के बारे में आपने टिप्पणी की, तो आलोक शर्मा जी को तो आपने ऐसी सीट पर लाया था जहां जो है उसको हारने के अलावा क्या विकल्प था, और हरवाने वाले ही भाजपा के लोग शामिल थे।
तो ऐसी स्थिति में आलोक शर्मा का दूसरा चांस तो बनता ही था महापौर का। तो वहां तो दोनों ने और हिसाब महापौर के चुकता लिए कर लिया था। कितना विरोध हुआ था। जी। जहां तक पार्लियामेंट के मेंबर की बात है, तो पार्लियामेंट के मेंबर के लिए भी उनको टिकट लगभग फाइनल था, मेरी जानकारी में कि उनको बिल्कुल। फाइनल था। लेकिन अंत में कैलाश जोशी जी और उमा भारती जी का नाम जब वहां से दिल्ली से तय हो रहा था और वेंकैया जी ने ये सूचना दे दी कि उमा भारती जी का नाम फाइनल हो रहा है, तो शिवराज जी ने आनन फानन में नाम का अनाउंस कर दिया। तो वो अनाउंस जो है वो आलोक संजर जी के खाते में चला गया। तो इसलिए ये कुछ चीजें तो इंटरनल हैं जो आपको भी जानकारी में और मुझे भी जानकारी में है। बिल्कुल। लेकिन मैं जहां तक आक्रोश के संबंध में कह रहा था, ब्रजेश जी ने उस बात का उल्लेख भी किया है, फिर से भी उल्लेख किया है। आक्रोश जो है वो उस समय तात्कालिक था, क्योंकि लोगों को मरते हुए जनता देख रही थी। ऑक्सीजन की कमी जो है वो दिखाई दे रही थी साफ साफ। सरकार का जो होना चाहिए वो कहीं न कहीं सफल नहीं दिख रहा था, इसलिए लोगों ने तत्काल खिलाफ वोट दे दिए। अब वो ऐसा आक्रोश नहीं है कि शायद कांग्रेस जो है घर बैठी रहे और शायद एक घर में कारण बैठ करके योजना बनाती रहे और वहां से चुनाव जीत जाए। और एक कारण शायद ये भी रहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी उस सीट पर कि चुनाव आप इस्तीफा दें विधायक से और चुनाव कराएं, क्योंकि सरकार स्थिर हो चुकी थी, सरकार चल रही थी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना था। शायद एक नाराजगी है भी। जो आप चाहते हो वो टिप्पणी, वो जो चाहते हो मैं टिप्पणी कर देता हूँ। विष्णु बीडी शर्मा जी यानी विष्णुदत्त शर्मा जी संगठन में बहुत सक्रिय हो गए थे और रोज मीडिया जो है ये कल्पना करने लग गया था कि वो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं जी। इसलिए जब ये कहा गया कि संगठन ही सब कुछ कर लेगा, संगठन ही सब कुछ कर रहा है, तो संगठन ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भाव जो है कहीं न कहीं चुनाव में जीतने हारने में महत्वपूर्ण है जी। लेकिन जो प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं कि अर्चना चिटनीस का आपने जिक्र किया, लेकिन आपको नहीं लगता अगर हर्षवर्धन को टिकट मिलता है अर्चना चिटनीस को, तो दो विपरीत ध्रुव हैं, और अगर उनको मनाने की कोशिश भी होगी तो जो समर्थक हैं वो भी एक दूसरे के विरोधी नेताओं के खेमों की तरफ से, तो संकट बीजेपी के सामने बाकी तीनों सीटों से ज़्यादा यहाँ पर ही है, खंडवा में। निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि खंडवा में टिकट वितरण जो है वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। देखिए, मृतक के प्रति सहानुभूति स्वाभाविक होती है, इसलिए आज तक यही देखा गया है कि जो व्यक्ति मृतक है उसके परिवार को ही टिकट दिया जाता है, और वो दावेदार भी है, और वो ऐसा भी नहीं कि बहुत कमजोर है। लेकिन हमने अभी हमने आगर में ही देखा कि ऐसा बीजेपी ने दिया नहीं था टिकट, हमने ऐसे कई सीटों पर देखा भी है। नहीं, कई सीटों पर ऐसा होता होगा कि वहां और दमदार कैंडिडेट होंगे। अर्चना चिटनीस जो है बुरहानपुर से चुनाव लड़ती रही हैं, इसके अलावा वो नेपा नगर से लड़ती चुनाव लड़ा है उन्होंने, और मुझे ये मालूम है कि अब कई बार हो जाता है ना कि नेपा नगर में जब वो चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो उनके पिताश्री के दत्तक पुत्र के रूप में एक आदिवासी बड़े नेता थे, और उन आदिवासी नेता को उनके पिताजी ही कहा करते थे कि अब मुझे जिता दीजिए, आप ब्रजमोहन मिश्रा जी की बात कर रहा हूं मैं, कि आप मुझे जिता दीजिए और जब मेरे बाद आपको ही टिकट मिलेगा। और उमा जी 2000 का जो 4 का चुनाव हुआ था उसमें जो है इनको टिकट की पहले घोषणा कर दी थी, तो उसने घेराव कर दिया था, पूरी सड़क जाम कर दी थी, मैं उसमें शामिल था, मुझे याद है वो घटना। बिल्कुल। हाँ, तो वो बड़ा समझा करके और जो है उसके बाद वो रास्ता खुलवाया गया था। और वैसे ही मनोज तो जी, ऐसा नंदू भैया के प्रति बहुत ज्यादा कोई 100% सहानुभूति होगी, ऐसा नहीं है। जी ब्रजेश जी कुछ वैसे भी मनोज जी देखें, हम नंदू भैया जब तक जीवित थे तब भी अर्चना का गुट अलग था और नंदू भैया का गुट अलग था, और टिकटों के दौरान दोनों में आपके देखिए गुटबाजी आती थी सामने, लेकिन इसके बावजूद भी टिकट कटता था, एक पक्ष का नहीं मिलता था, एक दूसरे पक्ष को मिलता था। तो ये चुनौती मुझे लगता है कि भाजपा के लिए पहले से वहाँ निपटती रही है, वो तो उतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है जिसको भी टिकट देंगे। जो बात की शर्मा जी ने आयातित की बात की, अगर सबसे बड़ा संकट है पृथ्वीपुर में भी है, क्योंकि जो टीकमगढ़ विधायक हैं राकेश गिरी, वो अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहे हैं, और संगठन में नाराजगी, क्योंकि जो वीरेंद्र खटीक जिनका बीजेपी ने इतना सम्मान किया है, इतना बड़ा रैली जलसा निकला भोपाल में भी तमाम जगह, उन्हीं के साथ एक बैठक में खटपट हुई, नाराज होकर उनको जाना पड़ा, और बीजेपी ने तब उनको कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन तब ये नहीं उम्मीद थी कि अचानक से केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, और बीजेपी की नज़र है डॉक्टर शिशुपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी से पिछला चुनाव लड़े थे, तो आयातित के भरोसे तो बीजेपी भी है, तो बेहतर होता है कि बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट वहाँ उतारे, क्योंकि वो ऐसी एक सीट है कि बीजेपी को वहाँ उम्मीदवार की हत्या भी हो चुकी है। देखिए मनोज जी, वहाँ बीजेपी के जिस तरह से सुनील नायक की हत्या हुई थी वहाँ पे, वो एक कठिन सीट है,
वहाँ पे बृजेंद्र सिंह राठौर जीतते रहे लगातार, और कांग्रेस से लगभग तय है कि वहाँ पे उनके बेटे को ही टिकट मिलेगा। तो अब कांग्रेस के पास यदि वो सपा से ला रहे हैं व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर यदि भले ही गिरी कह रहे हों कि वो अपनी पत्नी को टिकट दे दीजिए, जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, तो नहीं। लेकिन भाजपा ने जिस तरह सर्वे किया होगा, और हमने सपा के जिसकी बात आप कर रहे हो उनको चुनाव लड़ते पहले भी देखा है हमने, तो मुझे लगता है कि कांटे से कांटा निकालने की रणनीति के तहत ही वहाँ पे इस पर विचार कर रही होगी भाजपा। अब टिकट किसको देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वहाँ पे मजबूत कैंडिडेट तो यदि आपका होता तो निश्चित तौर पे आप उसको देते, वहाँ है नहीं है। और रही बात गिरी वाली और जो खटी वाली जो विवाद की बात आप कर रहे हो, उस समय भी संगठन ने बुला के समझाइश दी थी, भले ही वो हो कि वहाँ विवाद हुआ था, बैठक में हुआ था, एक बैठक के दौरान भी हुआ था दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनौतियाँ भाजपा के सामने आती मनोज जी, टिकट के दौरान और टिकट के बाद परिस्थितियाँ बदल देती है, ये क्षमता भाजपा संगठन में है और सरकार में है। हमने देखा हमेशा सब जगह चुनौती आती है। क्या जब 28 लोग भाजपा में आए थे तब चुनौती नहीं थी क्या? लेकिन किस तरह से पार पाया उनने, 19 लोगों को जिता कर ले आए। इससे पहले भी देखिए आप, टिकट के दौरान हमेशा चुनौती रहती है। चाहे उमा भारती जब भाजपा छोड़ के गई थी तब भी आपके पास ये समस्या थी कि आपको कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे, लेकिन आप लाए और आपने रायसेन जैसी सीट पे, आपने सांची जैसी सीट पे आपने सेजवार को हरा दिया था। तो भाजपा जो चुनौती से निपट लेती है, ये उसकी क्षमता बहुत अच्छी है संगठन रूप पे। उसका कार्यकर्ता संगठन को छोड़ के कहीं नहीं जाता मनोज जी, जिसको आपने टिकट दे दिया उसी के साथ रहता है वो। बिल्कुल शर्मा जी, संगठन छोड़कर नहीं जाता। लेकिन एक और जो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रवक्ताओं की एक लंबी चौड़ी टीम बीजेपी ने बनाई है, और जिस प्रकार से पहली बार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री टिप्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है। तो शायद ये भी एक उन्होंने जो दमोह चुनाव के दौरान या बाद में जो कुछ घटनाक्रम हम देख रहे हैं, जिस प्रकार सरकार और संगठन पर आरोप लगे, तो एक फेस सेविंग की एक स्थिति में आ गई बीजेपी की। आप जो प्रवक्ता हैं वो सरकार और संगठन का पक्ष मजबूती से रखे, और जो जनता के बीच जो कुछ मैसेज जा रहा है, क्योंकि बार बार हमने देखा मुख्यमंत्री ने कल भी कहा है, जो बैठक ली, कि कांग्रेस जो परसेप्शन बना रही है उससे, और हम बिना तैयारी के मैदान में जा रहे हैं। तो ये शायद इसी की तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी है कि संगठन और सरकार के लिए जो फीडबैक है वो अच्छा जनता के बीच जाए, एक अच्छी छवि के साथ प्रवक्ता मेहनत करें। नहीं, देखिए, प्रवक्ता बनाए इसलिए जाते हैं कि वो सरकार और संगठन के बारे में बेहतर से बेहतर जनता को बताने की कोशिश करें। जो भ्रम पैदा हो रहा है या विरोध में जो बातें आ रही हैं उसका निदान करने के लिए प्रवक्ता बनाए ही जाते हैं। इसलिए, और ये पहली बार बैठक में ऐसा नहीं हुआ, ये बैठकें हर जब भी नए संगठन का गठन होता है, नए प्रवक्ता पदाधिकारी आते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष मार्गदर्शन देते हैं, अपनी रीति नीति बताते हैं। और अब की बार बेहतर ये हुआ है कि सरकार के अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि वो प्रवक्ताओं को तथ्य उपलब्ध कराएं, बात करने से पहले वो तैयार होकर के जाएं। अनेकों बार ऐसी स्थिति होती है कि कांग्रेस का प्रवक्ता जो है वो कुछ ऐसे आरोप लगा देता है जिसका तत्काल जवाब देने की स्थिति में वो नहीं रहते, तो आप उनको पूरा पढ़ाइए, अपने पाठ्यक्रम को तैयार करके ले जाएं, ऐसा करके बोला गया है। ये बात तो स्वाभाविक है, हर बार होता है, लेकिन इस बार एक चीज जो अतिरिक्त हुई है वो ये हुई है। जहां तक दूसरे मामले हैं कि सरकार जो है वो भयभीत दिख रही है, संगठन के अंदर ज्यादा चुनौती दिख रही है, ऐसा कुछ आप ऐसा भी तो मनोज जी समझ सकते हैं इस बात को कि भाजपा ने अपने संगठन को इतना अधिक सक्रिय कर लिया है कि कांग्रेस दहशत में आ गई, कांग्रेस की तो सांस ही नहीं निकल रही। तो ऐसी स्थिति भी के बारे में भी देखिए, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष जो है आप कह रहे हो वो है, दूसरा पक्ष ये मैंने रखा है कि भाजपा इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई है 4 चुनाव को लेकर के, क्योंकि 2 उसके हैं, 2 कांग्रेस के हैं, बराबर की टक्कर है। जो भी एक भी खींच ले गया उसका पलड़ा भारी दिखाई देगा। यदि कांग्रेस मान लो लोकसभा जीत गई या कांग्रेस जो है रैगांव जीत गई, क्योंकि रैगांव में पिछली बार उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, बिल्कुल जुगल किशोर बागरी जो बहुजन समाज पार्टी वाले से हार गया था। तो ऐसा तो चिंता सबको रहती है कि यदि 4 में से 3 जिसने कर लिए वो सिकंदर माना जाएगा मध्य प्रदेश में, कांग्रेस हो या भाजपा हो। इसलिए स्वाभाविक रूप से अभी बीडी शर्मा जी जिस तरह दौरा करके आए हैं पूरे क्षेत्र का, आपने सब महसूस किया। खंडवा लोकसभा के क्षेत्र में ही ज्यादा गए थे, जोबट भी गए थे वो। तो खंडवा में जो चुनौती है, जो आप और हम सब चर्चा भी कर रहे हैं, उस चुनौती को पाटने का, उसके होने वाले परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में संगठन ने अपना मानस बना लिया है। और मैं इस बात से ब्रजेश जी से सहमत हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता कभी भी दल छोड़ करके नहीं जाता, नाराजगी भी व्यक्त करता है। तो वो इतनी नाराजगी व्यक्त करता है जब उसको लगता है कि हमारी सीट हार रही होती है, तो वो नाराजगी भूल करके आ जाता है कि नहीं पार्टी का अपमान नहीं होना चाहिए, तो सामने आ जाता है। मैंने बरसों मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को मन में निराशा होने के बावजूद भी पार्टी के लिए काम करते देखा है।
तो बीजेपी की सक्रियता से कांग्रेस के लिए कितनी चिंता है ब्रजेश जी? मनोज जी, कांग्रेस चिंता ही नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनौती हम भाजपा की बात कर रहे हैं, खंडवा में वही चुनौती सेम मतलब कांग्रेस के सामने है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस का जो दावेदार है, जो टिकट मांग रहा है, जो वहाँ रैलियां कर रहा है, अरुण दौरे यादव। कर रहा है, अरुण यादव, और उसके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें टिकट मांग रहा है, मुझे तो बताया ही नहीं है। तो कि वो उसी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, और वहाँ पे शेरा आ गए हैं, वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। झूमा सोलंकी आ गई हैं वहाँ पे, वो भी टिकट मांग रही हैं। तो आप देखिए कि वहाँ भी चिंताएं तो वो भी हैं बराबर, लेकिन यहाँ चिंताओं को दूर करने की कोशिश होती दिख रही है। और कांग्रेस में वो कोशिश आपको कहीं नहीं नजर आ रही है कि यदि वहाँ पे यदि ऐसा है, चुनौती है, उनके पास दावेदार ज़्यादा हैं, तो उनको किस तरह से आप मनाएं, किसके लिए आपको दें। ना बैठकें हो रही हैं, ना इस बात पे चिंता हो रही, ना कोई रणनीति बन रही है। तो जब आप मैदान में जा रहा हो तो बिना अस्त्र शस्त्र के मैदान में उतरोगे और सामने वाला पूरे शस्त्रों से लैस होगा, तो निश्चित तौर पे आपको तो हार होना ही है। तो आप वो चुनौती आप महसूस करिए। यदि वो मिशन मूड में आ रहे हैं तो आप ये कह के इतनी नहीं कर सकते हो कि वो तो मिशन मूड में ही रहते हैं हमेशा। यानी कांग्रेस को जो नसीहत शिवराज जी ने दी है कि वो ट्विटर से छोड़कर जनता की राजनीति करें, सड़क पर राजनीति करें, वो स्थिति में कांग्रेस को आना चाहिए। बिल्कुल मनोज बहरहाल जी। अब समय और इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शर्मा सुरेश जी आपका भी, ब्रजेश जी आपका भी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी मिशन मोड में है और अपनी अपनी एक उनकी चुनौती है। बड़ी चुनौती जो विपक्ष की होना थी वो उसके सामने फिलहाल नहीं है, लेकिन उसका अपने ही प्रदर्शन दोहराने की एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि दमों में पूरे संसाधन, पूरी ताकत, सब कुछ झोंकने के बाद जो उनको मिला है वो उनके लिए डराने वाला है, चौंकाने वाला और सबक लेने वाला भी है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने प्रभारी मंत्री नियुक्त किए हैं, मंत्रियों को वहाँ जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कई सारे मंत्री वो अभी क्षेत्र में जा नहीं रहे हैं, कुछ विभिन्न कारणों से नहीं जा रहे हैं और कुछ ट्रांसफ़र के कारण फंसे हुए हैं। ये एक बीजेपी के लिए संतोष की बात हो सकती है कि अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, उसके पहले वो अपने किले की जितनी ईंटें हैं, दरकती, सरकती, खिसकती, उनको दुरुस्त कर ले। लेकिन फिर भी बड़ी चुनौती एक महंगाई भी है उनके सामने, जनता की थोड़ी सी जो नाराज़गी वो भी है, और कांग्रेस की एक चुनौती तो उनके सामने हमेशा रहेगी। अब ये कांग्रेस के नेताओं पर डिपेंड करेगा कि वो उस चुनौती को कितनी मजबूती के साथ बीजेपी के सामने पेश करते हैं और जनता के बीच अपने मुद्दे ले जाते हैं, और यही डिसाइड करेगा कि इन उपचुनाव का सिकंदर कौन होगा। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।